नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज अपन डिस्कस करेंगे साइटोपैथोलॉजी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट साइटोपैथोलॉजी में यूज किए जाते हैं, ये क्यों पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपका जो एमपी ईएसवी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट का सिलेबस दिया है, उसमें सबसे नीचे का जो पार्ट है साइटोपैथोलॉजी, उसमें 4 तरह के टॉपिक्स दिए हैं। साइटोपैथोलॉजी की टेक्निक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिक्जेटिव्स और आपकी स्टैनिंग। तो मैंने फिक्जेटिव्स बड़े अच्छे तरीके से आपको करा दिए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। और हम लोगों का जो है कोचिंग क्लासेस चल रही है, विजन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस, वहां पे ये टॉपिक खत्म हो गया। क्योंकि आप भी मेरे परिवार के सदस्य हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी जो सारांश बनाऊं पूरा सिलेबस का, वो मैं आपको भी प्रोवाइड कराता जाऊं। क्योंकि आप सब मेरा चैनल देखते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो। तो चलिए चालू करते हैं। साइटोपैथोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट। साइटोपैथोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट यूज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बशर्ते क्या हुआ है कि एमपीएससी वालों ने इसमें सिलेबस में दिया है, तो इसको बताना जरूरी हो जाता है। हो ना हो 1-2 नंबर आपका उससे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है, वो हेमेटोलॉजी में भी होती है, साइटोपैथोलॉजी में भी होती है और हिस्टोपैथोलॉजी में भी होती है। स्पेशल जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं आपके, वो कभी पूछे जा सकते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। पर आपकी जो माइक्रोस्कोप का साइटोपैथोलॉजी में यूज होगा वो लाइट माइक्रोस्कोप होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेरा एक माइक्रोस्कोप का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें कि कैसे यूज करें, कैसे वेट माउंट को देखें, कैसे आप जो है ड्राई माउंट को देखें, तो वो देख सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है आयर स्पैचुला। ठीक है, ये गायनोकोलॉजिकल स्मीयर को, पैप स्मीयर को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये वुडन का हो सकता है और प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, किस चीज का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है और प्लास्टिक का हो सकता है। याद रहे आपको कि स्ट्राइल कंडीशन में होना चाहिए। आयर स्पैचुला से क्या करते हैं हम, जो हमारा एक्टो एंडो सर्विक्स होता है, जहां पे एस्कोमो कोलमनर इपिथेलियल सेल्स होती हैं, उस जंक्शन से इसको ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ताकि इस आयर स्पैचुला से जरूर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर्वाइकल स्मीयर कहां से ऑब्टेन करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से या कौन से इक्विपमेंट से करते हैं। तो याद रहे आपको आयर स्पैचुला। तो ये आपका प्लास्टिक और वुडन का हो गया, आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं एस्कोमो कोलमनर, ये भी समझा दूंगा मैं आपको अभी, जंक्शन। ठीक है, दूसरा जो आपको पॉइंट नोट डाउन करने वाला है वो है ये 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं। कितने पे, 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं। कितने टाइम्स के लिए करते हैं, 4 से 5 बार इसको हम रोटेट करते हैं। मतलब जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है वो इसको रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद जो भी मटेरियल ऑब्टेन होता है उसको ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड कर देता है। ठीक है, अब ये एस्कोमो कोलमनर जंक्शन क्या होता है, तो देखो सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्जो सर्विक्स और एक एंडो सर्विक्स। तो एक्जो सर्विक्स वाला जो होता है वो एस्कोमस सेल्स होती हैं, और जो एंडो सर्विक्स वाली होती है वो कोलमनर सेल्स होती हैं। तो चूंकि दोनों सेल्स का कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है, सीक्रेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एपिथेलियल सेल्स का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम्स हुई है, सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, प्री कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, या कोई कैंडिडा है, फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इसको डिटेक्ट करने के लिए आयर स्पैचुला की हेल्प से हम स्मीयर जो है ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके लिए आपने ये भी जान लिया कितने डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं और कितने टाइम करते हैं, और फिर कैसे इसको स्लाइड पे स्प्रेड कर देते हैं। अगला जो है आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो है फ्लेक्सिबल फाइबर ब्रश। फ्लेक्सिबल फाइबर ब्रश का भी यूज जो है आप एब्रेसिव तरीके से, मैनुअली तरीके से सर्वाइकल स्मीयर को ऑब्टेन करने के लिए ब्रशिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, अब मैं ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट कर देता हूं, यहां पे दूसरा आपका खत्म हो गया, दूसरा कर देता हूं मैं ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी करते हैं, और जितना भी आपका ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज होता है या ब्रोंकस से जो भी एस्पिरेट्स होता है उसका यूज करते हैं, और एंडोस्कोपी में गैस्ट्रिक जो भी कंटेंट होता है उसको उस पे यूज करते हैं। तो आपका दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट था, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक या फ्लेक्सिबल फाइबर ब्रश। दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने पहले उसको समझा दिया था, बाद में इसको समझाया। तीसरा जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है वो है फ्रैंक जेन्स सिरिंज होल्डर। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूं, ये प्लंजर है। ये किस में यूज होता है, एफएनएसी में।
ठीक है, तो याद रखना आप, ये FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में इसका यूज होता है। क्या होता है ये, एक देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं लेके आया हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लाइव क्लासेस भी हम लोग कराएंगे। तो ये डिस्पोवेंस सिरिंज है, ये 10 ml की है। तो जो ये प्लंजर है प्रेजेंस सिरिंज होल्डर, ये सिरिंज को होल्ड कर लेता है। ये 10 ml की साइज के अकॉर्डिंग भी आता है और 20 ml डिस्पोवेंस सिरिंज की अकॉर्डिंग आता है। तो ये पिस्टन के पास आप जो देख रहे हो ये फिक्स हो जाता है उसमें। और अगर किसी की कभी भी FNAC करना है, कोई भी पाल्पेबल लंग्स है, तो मिडिल और इंडेक्स फिंगर से उसको फिक्स करके और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से FNAC डन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि FNAC में यूज होने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप याद रखना प्रेजेंस सिरिंज होल्डर, जिसे हम प्लंजर भी बोलते हैं। ठीक है, यूजेज क्या है, FNAC से कोई भी सेलुलर मटेरियल, किसी भी मासेस, किसी भी पाल्पेबल लम्प्स, किसी भी थायराइड लीजन और किसी भी गठान से इसको एस्पिरेट करना सेल्स को। अगला मैंने जो डिस्कस किया है वो है आपका ब्रोंकोस्कोप और एंडोस्कोप। ठीक है, तो ब्रोंकोस्कोप का यूज जो है ब्रोंकियल ब्रश स्मीयर के लिए किया जाता है, और जो आपका एंडोस्कोप है उसका जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करके उसके एस्पिरेट्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको FNAC में जैसे स्मीयर प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं। तो आपके 4 जो हो गए, एक माइक्रोस्कोप, 5वां आपका खत्म हो गया। 5वां जो है आपका वो है साइटोसेंट्रीफ्यूज और साइटोस्पिन। साइटोपैथोलॉजी में अगर वॉटरी लाइक कोई फ्लूइड आता है, CSF आता है, जैसे जिसमें सेलुलरिटी कम होती है, या अनदर और भी कोई फ्लूइड्स आता है जिसमें लगता है कि सेंट्रीफ्यूज करा के ही क्या करना है, स्लाइड को प्रिपेयर करना है, तो ऐसी सेल्स को प्रिपेयर करने के लिए साइटोसेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं, जिसे साइटोस्पिन कहते हैं। साइटोस्पिन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो साइटोस्पिन होते हैं उसमें 3 तरह की चीजें रहती हैं। पहला जो होता है साइटोस्पिन असेंबली होती है, नंबर 1 यहां लिख देता हूं मैं, साइटोस्पिन असेंबली, मतलब कैसे असेंबल करना है उसको वो। दूसरा जो होता है स्लाइड कैरियर, स्लाइड को कैसे कैरियर करना है, स्टेनलेस स्टील का होता है, जिसमें स्लाइड जो है, स्लाइड की स्टैंडर्ड साइज का होता है ये कैरियर, उसमें स्लाइड फिक्स हो जाती है। देन तीसरा जो होता है वो होता है फिल्टर कार्ड, फिल्टर कार्ड लगा दिया जाता है, और फिल्टर कार्ड में एक छेद होता है, जैसे मैं ये डायग्राम बनाऊं आपको, ये आपका क्या हो गया, स्लाइड कैरियर हो गया, इसमें क्लैंप लगा होगा। फिर आप क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड इस पर फिक्स कर देंगे, ग्लास स्लाइड फिक्स करने के बाद ये फिल्टर कार्ड फिक्स कर देंगे जिसमें एक छेद होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है सैंपल चेंबर, चौथा आपका क्या हो जाएगा, सैंपल चेंबर। सैंपल चेंबर में आप क्या करेंगे, 2 से सैंपल चेंबर, सैंपल चेंबर होगा आपका, कप लाइक संरचना होगी इसकी। इसमें आप क्या करेंगे, 200 माइक्रोलीटर CSF को डाल देंगे। CSF को डालने के बाद इस साइटोसेंट्रीफ्यूज करेंगे 15 मिनट के लिए, 4000 या 5000 RPM पे करेंगे। एग्जैक्ट नहीं है, किसी किसी बुक में 4000 लिखा हुआ है, किसी में 5000 लिखा हुआ है। तो उसको 15 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, साइटोस्पिन करेंगे। साइटोस्पिन करने की वजह से जितना भी सेल होंगी वो मोनो लेयर में कहां चिपक जाएंगी, इस बटन में, मतलब ग्लास स्लाइड पे। इसके ऊपर कार्ड लगा हुआ है, तो ये ग्लास स्लाइड पे ये मोनो लेयर फॉर्म कर लेंगी। इसके बाद क्या करेंगे, आप डायमंड पेंसिल लेंगे। डायमंड पेंसिल भी हमारा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। तो डायमंड पेंसिल से इस जगह पे क्या कर लेंगे, एक ईचिंग कर लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, ताकि आपको एकदम बहुत माइनर सी, बहुत छोटी सी स्मीयर प्रिपेयर्ड होगी, कि बटन प्रिपेयर्ड होगा, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको स्टेनिंग कहां करनी है, आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको माइक्रोस्कोपी स्लाइड के किस प्लेस पे करनी है। ओके, तो ये अगला आपका मैंने आपको बता दिया है साइटोसेंट्रीफ्यूज और साइटोस्पिन के बारे में, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा 6वें नंबर पे जो चीजें आती हैं बहुत छोटी छोटी हैं, ये कॉपलिन जार है। ठीक है, ये कपलिंग जार है, इसका यूज होता है एज अ फिक्जेटिव। अगर कोई भी फिक्जेटिव सॉल्यूशन लेना है पेपिस्मियर के लिए, या कोई FNAC प्रोसीजर के बाद, या कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड, चाहे आपका कोई भी बॉडी फ्लूइड्स हो, उसकी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भी स्मीयर प्रिपेयर करेंगे इमीडिएटली किसमें डालेंगे, इस फिक्जेटिव सॉल्यूशन में डालेंगे। तो एक तो यूज इसका ये हो गया। दूसरा यूज दोस्तों जो है वो स्टेनिंग सॉल्यूशन, मतलब स्टेनिंग के दौरान जो भी सॉल्यूशन अलग अलग कंसंट्रेशन के यूज होने वाले हैं या स्टेनिंग डाई यूज होने वाली है उसमें यूज करते हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं फोर्सेप्स। फोर्सेप्स का यूज हो गया आपको स्लाइड को पिक करना और अनदर कॉपलिंग जार में डालना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, आपको ब्रैस की और आपको कॉपर की यूज नहीं करना है। अगला जो पॉइंट है आपका
कॉपलिन जार हो गया, फॉरसेप्स हो गई, डायमंड पेंसिल। डायमंड पेंसिल या ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप, ताकि किसी भी पेशेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लिख सकें। एक बार में 2 से 3 पेशेंट की स्लाइड को स्टैन कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली उसको प्री लेवल्ड किया हुआ है, तो ये डायमंड पेंसिल है। ठीक है, इसके अलावा ग्लास स्लाइड से तो मैं आपको बता देता हूं ग्लास स्लाइड। ये है आपकी ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड में इस तरह का जो है, ये है तो नॉर्मल स्लाइड ही है, लेकिन ये इसमें क्या है, एचबी पेंसिल जो है चल जाती है। नीचे एक बना हुआ है, एचबी पेंसिल से आप आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, और किसी भी मतलब फिक्सेटिव सॉल्यूशंस में डालें अगर, या अगर स्टेनिंग प्रोसीजर के दौरान अलग अलग ग्रेडिंग के अल्कोहल से, जाइलिन से या हेरेसिमेटॉक्सिलिन से या OG6 से या E36 से अगर आप गुजारते हैं तो इसका जो नंबर आपने लिखा हुआ है वो मिटने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो FNAC प्रोसीजर में यूज होने वाली है वो निडल है। तो निडल का डिस्कशन हम कल लोग कर चुके हैं अपनी कोचिंग में। आप लोगों को भी जब मैं पेप स्टेनिंग या FNAC की प्रोसीजर समझाऊंगा तो कर दूंगा कि 22 और 23 गेज की ही निडल लेना है। इससे अगर ज्यादा लेंगे तो आप क्या होगा, जो सेल्स है वो रप्चर्ड हो जाएगी, और कम अगर लेंगे गेज तो जो है ट्रोमेटिक ज्यादा होगा, हिमरेज ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा आएगा। और ग्लास स्लाइड हो गई, वायल्स हो गई, वैक्यूम टेनर। कई बार क्या होता है, किसी गठान से बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, तो उसको EDTA वायल में रख सकते हैं, प्लेन वायल में रख सकते हैं। EDTA वायल में इसलिए रखते हैं कि अगर ब्लड मिक्स्ड कोई भी एस्पिरेट आया है तो उसको क्लॉट होने से रोकने के लिए, तो वैक्यूम टेनर्स के यूज करते हैं, वायल का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर AFV करना है तो वंसन बर्नर का यूज करते हैं। अगर आपको जिम्सा करना है या MGG करना है तो देखिए आप, ये हमारा जो जिम्सा स्टैन है और ये बफर है, तो ड्रॉपिंग बॉटल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, आप ये हेरेसिमेटॉक्सिलिन है, स्टेनिंग करना है तो इसमें ड्रॉपिंग बॉटल लगी हुई है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी जो है ये आपकी पूछी जा सकती हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट तो नहीं होते हैं। अगर साइटोस्पेन, साइटोसेंट्रीफ्यूज और एयर स्पेस वगैरह को छोड़ दिया जाए माइक्रोस्कोप को, तो छोटे छोटे होते हैं, पर जब उन्होंने दिया है सिलेबस में आपके तो पूछा जा सकता है। मेरा कहना ये है, कोई भी अगर ट्यूब लेते हैं तो आप इसमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखेंगे उसको। और लास्ट में आपका जो है 7वें नंबर का वो है थिन प्रेप एनालाइजर। थिन प्रेप एनालाइजर का यूज जो होता है दोस्तों, वो होता है लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी में। किसमें होता है? लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी में होता है थिन प्रेप एनालाइजर का। इसके अलावा अगर आपको साइटोकेमिस्ट्री करना है या फ्लो साइटोकेमिस्ट्री करना है तो उसके लिए फ्लो साइटोमीटर का यूज होता है। तो ये सब जो थे वो साइटोपैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स थे। अगर आपको और भी कुछ याद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें। और अंत में एक चीज और बता दूंगा कि अभी जो रिवाइव्ड नोटिफिकेशन एक और आया है उसमें लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट का कुछ नहीं हुआ है, केवल ANM की और पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पोस्ट ही ऐड हुई हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो कि एक बार और पोस्ट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।